राधे राधे बच्चों, मैं सोनकर सर आपके लिए आज यूट्यूब चैनल पर पहली बार आया हूँ। निशुल्क पाठशाला यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर हम आपको अलग अलग क्लासों की अलग अलग वीडियो देते रहेंगे। अलग अलग सब्जेक्ट की, सामाजिक विज्ञान की वीडियो आपको चारों सब्जेक्ट की मिलेगी। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, जो आपके चारों विषय हैं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत, सब हम आपको वीडियो देंगे। कक्षा 12 के लिए नागरिक शास्त्र हम पढ़ाएंगे, वीडियो आपको देंगे। और 9th का सामाजिक विज्ञान भी आपको यहाँ पर मिलेगा। तो आज हम लोग पहली बार आए हुए हैं, जिसमें हम लोग आपको NCERT की किताब पढ़ाएंगे। सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 में है आपका समकालीन भारत भूगोल। उसमें जो है आपका चौथा अध्याय होता है कृषि, जिसके बारे में मैं पढ़ाऊँगा। आप जानते हैं कि मैं सोनका सर हूँ, तो आपके लिए आज से मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। हाँ, आप लोगों को बस जुड़ना है हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम आज का आपका नया चैप्टर कृषि। चलो देखते हैं बच्चों। देखिएगा बच्चों, चैप्टर का नाम क्या है? कृषि पाठ 4। तो इस पे हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलो पढ़ते हैं हम लोग। देखते हैं। कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। कहने का मतलब ये है कि कृषि हमारे देश का जो महत्वपूर्ण व्यवसाय है वो क्या है? खेती है। महत्वपूर्ण क्रिया क्या है? खेती है। ठीक है, कृषि है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। तो कृषि को किसके अंतर्गत रखा गया है? किस क्रिया के अंतर्गत? तो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत। प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आप कृषि के साथ साथ खनन, मत्स्य पालन जैसी चीज़ें भी आपको प्राथमिक क्रिया में आती है। मत्स्य पालन, पशुपालन, कृषि, खनन, मुर्गी पालन, सब इसी में आ जाएगा। ठीक है ना, जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है, जो हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा खाद्यान्न अनाज वगैरह का उत्पादन करती है। खाद्यान्न मतलब खाने वाली वस्तुएं, फसलें। खाद्यान्नों के अतिरिक्त एक विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। कह रहा है हमारे लिए खाद्यान्न गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, राई, जो भी फसलें खाने पीने की, इसके अलावा कुछ उद्योग के लिए कच्चा माल भी उत्पन्न करती है। देखते इसके अतिरिक्त कुछ फसलें जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि के भी निर्यात किया जाता है। यानी कि इसकी खेती की जाएगी तभी तो हम निर्यात करेंगे। यानी हमारे यहाँ चाय ज़्यादा होती है, कॉफ़ी भी अच्छी होती है, मसाला भी अच्छा होता है, जिसका हम बाहर विदेशों में निर्यात भी करते हैं। चलो आगे देखते हैं। कृषि के प्रकार कह रहा है, तो कृषि के प्रकार में देख लेते हैं। कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। यानी हमारी सबसे पुरानी पद्धति है, पुरानी क्रिया, पुराना काम है हमारा, क्या? खेती करना। हमारे बाप दादा आजा पुरखा, जो परपा दादी, लकड़ दादा, सकड़ दादा, सब वही करते थे खेती। अब आज हम लोग भी वही खेती कर रहे हैं। पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक पर्यावरण, पिछले कई वर्षों के दौरान भौतिक पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ है। पिछले जो हमारे खेती करने के जो तरीके थे, जो परंपराओं के आधार पर खेती करते थे, है ना, उन सब चीज़ों में हमने परिवर्तन हो गया है। कह रहा है क्या परिवर्तन हुआ? देखते हैं। जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्यिक खेती तक कृषि के अनेक प्रकार हैं। जैसे बेचने से लेकर, खाने पीने से लेकर के फसलों के व्यापार करने तक की कृषि की जा रही है। वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार के कृषि तंत्र पाए जाते हैं। कह रहा है वर्तमान समय में भारत में अलग अलग प्रकार के कृषि तंत्र पाए जाते हैं, कृषि व्यवस्थाएं पाई जा रही है। क्या? देखते हैं आगे चल के। प्रारंभिक जीविका निर्वाहन कृषि, इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। शुरुआत में जो कृषि की जाती थी, प्रारंभ के समय में, जो अपने जीवन को खाने पीने चलाने के लिए, अपने खर्च को जरूरत पूरा करने के लिए जो खेती की जाती थी, उसके लिए कह रहा है आज भी ऐसी खेती की जाती है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़े पर, भूमि का जो छोटा टुकड़ा होता है, छोटा खेत होता है, उस पर की जाती है। किसके द्वारा? आदिम कृषि, जो जनजातियाँ निवास करती हैं जंगलों में ज़्यादातर, वे करती हैं, या एकदम पिछड़े लोग जिन्हें सुविधाएं नहीं मिली अभी भी,
आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, दाव और खुदाई करने वाली छाड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। छोटे छोटे जो आदिम जनजातियाँ जो जंगलों में निवास करने वाले लोग हैं, तराई क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग हैं, पिछड़े इलाके में जो निवास करने वाले लोग हैं, वो क्या है, भूमि का छोटा टुकड़ा होता है, जंगलों में होते हैं, वो वहाँ पे क्या करते हैं, घास फूस झाड़ियाँ पेड़ पौधे जो होते हैं उसे काटते हैं और काट के साफ करके उस खेत में जो है फिर उस जगह पे खेती करते हैं। कुछ दिनों तक खेती करते हैं और उसके बाद जब वह कुछ दिनों के बाद उसमें उत्पादन क्षमता कम हो जाती है 3-4 साल बाद, तो उस भूमि के टुकड़े को छोड़ देते हैं, फिर उस हिस्से पे खेती नहीं करते। फिर उसके बगल दूसरे हिस्से को काट के साफ करके, जंगल वंगल काट के साफ करके, पेड़ पौधों को काट के फिर वहाँ खेती करते हैं। ठीक है ना। फावड़े से, कुदाल से, हलों से, लकड़ियों से गुड़ाई वगैरह करके, जुताई वगैरह करके उसमें फसल का उत्पादन करते हैं, बोते हैं, और श्रम खुद के मेहनत से। ठीक है, जो कोई मजदूर नहीं लगाते हैं, अपने मिल के परिवार भर लोग मिल के कर लेते हैं। इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उर्वरता पर निर्भर करती है। मतलब वर्षा वगैरह, प्रकृति की जो वर्षा वगैरह पर निर्भर रहती है कि बारिश वगैरह होगी, या उसमें मानसून जब आएगा तब होगी खेती, या उसके पृथ्वी की उत्पादन क्षमता के आधार पर निर्भर करती है कि कैसे खेती होगी। चलिए आगे देखते हैं। कर्तन दहन प्रणाली क्या कह रहा है? कर्तन दहन प्रणाली कृषि कर्तन दहन प्रणाली क्या देखते हैं? वही है स्थानांतरणशील कृषि, झूम कृषि को कर्तन दहन कहा जाता है, जो भूमि के टुकड़े को साफ कर खेती करना, फिर छोड़ के दूसरी जगह खेती करना। ठीक है। किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज और अन्य फसलें उगाते हैं। मतलब किसान जो होता है, छोटा किसान, जो भूमि के उस टुकड़े पर, उस हिस्से पर साफ करता है और उस क्षेत्र को साफ करके वहाँ खेती करता है। किस लिए? अपने परिवार के खाने पीने के लिए, ना कि उस फसल का उत्पादन करता है बेचने के लिए, नहीं, खाने के लिए, अपने 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 बच्चों के, अपने परिवार के खाने पीने के लिए उस फसलों को उत्पादन करता है। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं। कह रहा है जब उस भूमि पर जहाँ खेती कर रहे हैं वहाँ पर जब उत्पादन क्षमता कम हो जाती है, फसल का उत्पादन कम हो जाता है, तो वहाँ से हट के दूसरे खेत पर खेती करने लगते हैं, दूसरे हिस्से को साफ करके वहाँ खेती करने लगते हैं, उसे छोड़ देते हैं, फिर वहाँ खेती नहीं करते। और क्या कहना है, किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं, फिर वो खेती के लिए कहते हैं दूसरे हिस्से को साफ करते हैं, उस हिस्से को छोड़ देते हैं। कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण से प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। यानी कि कह रहा है कुछ दिन बाद जब खेती करना वहाँ छोड़ देते हैं, कुछ दिनों के लिए, 1-2 साल के लिए जो खेती करना छोड़ देंगे, तो फिर वहाँ उत्पादन क्षमता उसकी ज़्यादा हो जाएगी मिट्टी में। ठीक है। आगे, चूँकि किसान उर्वरक अथवा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते हैं, कहने का मतलब नए नए प्रकार के खाद बीज का प्रयोग नहीं करते हैं, हल वाली जुताई का प्रयोग नहीं करते, वो पुराने बीज को ही बोते हैं, पुराने तरीके से अपने बोते हैं, नए तरीके से नहीं बोते, नहीं खेती करते हैं। इसलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता कम होती है। इसीलिए कह रहा है इन प्रकार की खेती में उत्पादकता कम होती है। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। कह रहा है देश के अलग अलग, भारत देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से, अलग अलग स्थानों पर उस झूम कृषि या कर्तनदार कृषि को अलग अलग नाम से जानते हैं। कैसे? उत्तर पूर्वी राज्य जो 7 सिस्टर्स या 7 बहन के नाम से जाना जाता है, भारत का उत्तर पूर्वी राज्य। ठीक है ना। उन 7 राज्यों में कौन कौन देखे, कहाँ कहाँ? असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में, जहाँ इसे झूम कहा जाता है। असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में इस कर्तन दहन प्रणाली या भूमि के छोटे टुकड़े में खेती करना, उसे छोड़ के फिर दूसरे जगह पर खेती करना, कह रहे हैं झूम कहलाता है। मणिपुर में पावलू कहलाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में अंडमान, मणिपुर में पावलू, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए समझ में आया ना। देखते हैं आगे। झूम, अब झूम क्या देख लो। कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मैक्सिको, झूम कृषि को या कर्तन दहन प्रणाली को कह रहा है मैक्सिको में और मध्य अमेरिका में मिल्पा के नाम से जाना जाता है। ये
प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। और बहुविकल्पी में भी आपके यहाँ पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि मैक्सिको में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है, या मध्य अमेरिका में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है, या वेनेजुएला में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है, ब्राज़ील में झूम कृषि को किस नाम से जाना, रोका झूम कृषि को कहाँ पे जाना जाता है। तो ऐसे मतलब क्वेश्चन बनते हैं, देखते हैं आप। तो कह रहा है मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनको, ब्राज़ील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में लदांग, ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन इंडोनेशिया वाला, इंडोनेशिया में लदांग, वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। भारत में भी यह प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है। कह रहा भारत में भी अनेक नाम से जानी जाती है। देखते हैं क्या क्या। जैसे आपका एक राज्य पड़ता है मध्य प्रदेश, इसमें बेबर या दहिया के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा, उड़ीसा में पामाडाबी या कोमान या बरीगा, पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्टरे, हिमालय क्षेत्र में खिल, झारखंड में कुरवा और उत्तर पूर्वी प्रदेश में झूम के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, किसे, झूम कृषि कर्तन धान प्रणाली को इन नामों से जाना जाता। अब आगे आ जाते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। गहन जीविका कृषि, इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, यानी कि यह खेती वहाँ की जाए जहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा निवास करती है, जहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा निवास करती है वहाँ पे इस प्रकार की खेती की जाती है। किस प्रकार की, गहन जीविका कृषि, यह श्रम गहन है, यहाँ पे खेती मजदूर अधिक हैं, जहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा फसल उत्पादन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खाद वगैरह, रासायनिक खाद वगैरह का प्रयोग करते हैं, सिंचाई वगैरह का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, तो खादों पर निवेश करेंगे, सिंचाई पे पैसे खर्च करेंगे, रासायनिक खाद वगैरह सिंचाई वगैरह पे ज़्यादा खर्च करके अच्छी खाद वगैरह का प्रयोग करके अच्छे बीज का प्रयोग करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फसल का उत्पादन करने का प्रयास करते हैं। भू स्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और अलाभप्रद होता जा रहा। करा जो जिसके पास ज़्यादा खेत था, अब आज जनसंख्या भी बढ़ी है तो छोटे छोटे हिस्सों में खेत बढ़ता जा रहा है। किसी के पास छोटा खेत का भूमि टुकड़ा है, किसी के पास बड़ा था तो अब बड़ा वाला भी बढ़ता जा रहा है, कई भाग में बढ़ता जा रहा है, छोटा तो बटा ही है भाई। तो इसलिए लाभ नहीं हुआ बल्कि नुकसान है, अलाभप्रद कह रहा है ना। चलो देखते हैं आगे क्या कह रहा है। और किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते हैं। कह रहा है जब वह किसान हैं, मजदूर हैं, कृषक के खेतों में काम करने वाले लोग हैं, उनके पास कोई दूसरा रोजगार नहीं, कोई दूसरा व्यवसाय नहीं है। अगर दूसरा रोजगार या दूसरा व्यवसाय होता तो उसमें लगे रहते, है ही नहीं कोई व्यवसाय, तो खेती में लगे हुए हैं। तो इसलिए उनके ये उद्देश्य होता है ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हम करें, अपने खेतों में मेहनत करें, फसल की ज़्यादा पैदावार हो। अतः कृषि भूमि पर बहुत अधिक दबाव है। किस पर? अतः कृषि भूमि पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव है, यानी कि खेत पे, इसीलिए खेत को पलती कुछ दिनों के लिए नहीं छोड़ रहे हैं। कहने का मतलब ये है बच्चों कि किसान को देखते खेती कर रहे हैं। जैसे अभी धान की खेती किए थे, जून जुलाई में धान लगा दिए थे और अभी अक्टूबर नवंबर में काट रहे हैं। इसको धान को काटते ही तुरंत क्या करेंगे, गेहूँ बो देंगे या सरसों या आलू जो भी लगा देंगे। और उसके बाद जैसे ही मार्च अप्रैल में गेहूँ कटा, फिर लोग खेतों में खरबूजा, खीरा, ककड़ी और हरे चारा सब्जियों की खेती, उड़द मूंग की खेती कर देते हैं, है ना। और फिर उधर जून जुलाई में काट के फिर धान लगा देते। तो खेत पर लगातार खेती की जा रही है, लगातार फसलों का उत्पादन किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ पे खेती ज़्यादा कर रहे हैं लोग।
जीवन उस पर ही निर्भर है उनका, क्योंकि दूसरा व्यवसाय उनके पास है नहीं, खेती ही करना है उनको। तो लगातार खेत पर क्रम बाई क्रम, क्रम बाई क्रम, चक्र बाई चक्र चल रहा है उसी पर। खेत को आराम दिया नहीं जा रहा है ना, इसीलिए भूमि पर ज़्यादा दबाव है। अगला है वाणिज्यिक कृषि। इसमें देखते हैं क्या कर रहा है। इसका मतलब होता है व्यापार करने के लिए फसलों को उत्पादन करना, जिनका उद्देश्य होता है फसलों को उत्पादन करके बेचना, बड़े बड़े क्षेत्रों पर इसकी खेती करना। चलो देखते हैं। इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उत्पन्न पैदावार प्राप्त करना। कहने का मतलब ऐसी वाणिज्यिक कृषि करने का मतलब क्या है कि इसमें होता क्या है कि नए नए प्रकार से खेती की जाती है, और उसमें क्या करा है, ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किया जाता है, निवेश किया जाता है ना। मशीनों से जुताई करना, मशीनों से ट्रैक्टरों से बुआई करना, कटाई करना मशीनों से। देख रहे हो आजकल धान की कटाई, गेहूँ की कटाई सब आजकल मशीनों से होने लगी है। बुआई मशीनों से, आलू की लगाई, खुदाई सब मशीनों से होने लगी है ना। उसमें तमाम प्रकार का रहा, नए प्रकार के बीज, अच्छे किस्म के बीज, नए नए बीज हर साल, और रासायनिक खाद का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा, और कीटनाशक दवाओं का, कीड़े मकोड़े न लगे उसके लिए दवाओं का प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार प्राप्त करने के लिए, फसल का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो, है ना। तो ये उद्देश्य होता है खेती करने का वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत। कृषि के वाणिज्यिकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग खेती का स्तर है। क्या है देखते हैं। जैसे कहीं पे कोई फसल उत्पादन की जा रही है तो कहीं पे कोई दूसरी फसल उत्पादन की जा रही है ना। तो ये करा, उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्यिक है। मतलब हरियाणा और पंजाब में चावल का जो उत्पादन होता है वो बेचने के लिए होता है। किस लिए? बड़े पैमाने पर उसका व्यापार करने के लिए, मार्केटों में बेचने के लिए होता है। लेकिन वहीं उड़ीसा जैसे राज्य में क्या है, जीविका फसल है, यानी खाने के लिए उस फसल का उत्पादन करते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या कह रहा है। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। पौधों को जो लगाते हैं, है ना, पौधों को लगाकर जो खेती की जाती है उसे रोपण कृषि कहा जाता है। रोपाई की जाए जिन फसलों के बीजों की। तो इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में, बड़े आकार के बड़े क्षेत्र पर, बड़े बड़े खेतों पर, ठीक है ना, एक फसल बोई जाती, केवल एक फसल दूर दूर तक बोई जाएगी। बड़े क्षेत्र पर एक ही फसल बोई जाएगी। जैसे सरसों हो तो सरसों हो, ये गेहूँ हो तो गेहूँ, आलू तो गन्ना है तो गन्ना है, कॉफ़ी तो कॉफ़ी, चाय है तो चाय है। मतलब जैसे गन्ना है तो गन्ना है, कॉफ़ी तो, मतलब कि जैसे कोई फसल का उत्पादन केवल एक ही फसल बोई जाए दूर तक, है ना। अरहर है तो अरहर ही बोया गया दूर तक, चना चना ही दूर तक बोया गया बड़े क्षेत्र पर। तो वही कह रहा है, बड़े क्षेत्र पर एक ही फसल बोई जाती है, उसमें कोई दूसरी फसल नहीं बोई जाती। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरपृष्ठ है। कह रहा है कृषि और उद्योग धंधे को जो कच्चा माल उपलब्ध करती है उसके लिए भी एक मध्य का काम करती है। ठीक है ना, अंतरपृष्ठ है, दोनों एक दूसरे से संबंधित। देख रहे हैं। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है। रोपण कृषि का बड़े क्षेत्र में की जाती है, जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है, जिसमें ज़्यादा पैसा लगता है। बड़े क्षेत्र में खेती करने में पैसा लगेगा, और पैसा लगेगा और उसके साथ साथ हम अकेले तो कर नहीं पाएंगे। तो उसको अगर हमें करना है तो मजदूर हमें चाहिए, तो उससे श्रम की आवश्यकता है, मजदूर की आवश्यकता है। ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर भी लगते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भी उसमें लगता है व्यापारिक कृषि में, वाणिज्यिक कृषि में। आगे कह रहा है इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। इससे जो प्राप्त होता है सारा उत्पादन, वस्तु जो प्राप्त होती है वो किस में जाता है, कच्चे माल में उसका उपयोग किया जाता है। भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसल है। मतलब रोपाई जिन फसलों को लगी है, चाय के पौधों की रोपाई की जाती है, कॉफ़ी का, रबड़ का, गन्ने का, केला का भी लगाए जाते हैं पौधे, इससे रोपण फसल। इनमें से सब आप जानते हो, चाय पीने की फसल है, कॉफ़ी पीने की फसल है, गन्ना भी क्या है, जूस भी पीते हैं गन्ने से, देख रहे हो, चीनी गुड़ भी बनना है, केला खाते ही हम लोग। रबड़, रबड़ जो आजकल बच्चे पढ़ते हैं, रब मिटाते हैं, वो रबड़ नहीं, नहीं रबड़ सोच लो, ये रबड़ के बड़े बड़े पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, पौधे नहीं पेड़, जैसे यूकेलिप्टस के पेड़ होता है ऐसे बड़े बड़े होते हैं। और उसके बाद ये कुछ दिनों बाद पेड़ों में जो क्या है, जो बढ़िया हो जाता है, पक जाता है, बढ़िया पेड़ हो जाता है, तो इसमें दूध निकाला जाता है, जगह कहीं कट करके हल्का सा, उसके बाद नीचे डब्बे में इसके दूध को निकाल लिया जाता है। फिर उस दूध का उपयोग प्लास्टिक के सामान बनाने में किया जाता है, रबड़ बनाने में। जो महिलाएं जब बाल में लगाती हैं रबड़, देखो फैलती है, तनती है, टायर में, ट्यूब में, और प्लास्टिक का सामान जो मुलायम, उन सब चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफ़ी वहाँ की मुख्य रोपण फसलें हैं। असम में भैया
चाय सबसे ज़्यादा खेती की जाती है, सही बात है, ठीक है ना। आगे कर्नाटक में कॉफ़ी, दक्षिण भारत में कर्नाटक पड़ता है राज्य, वहाँ पे कॉफ़ी की जाती है, जो मुख्य रोपण फसल के अंतर्गत आती है, जहाँ लगाया जाता है, रोपाई की जाती है। रोपण कृषि उत्पादन बिक्री के लिए होता है। रोपण की जो फसल होती है उसका उत्पादन क्या होता है, बिक्री के लिए। अब देख लो केला हमने पढ़ा था अभी आपने, तो ये दक्षिण भारत में केला की खेती की गई रोपण फसल के अंतर्गत। ठीक बच्चों, समझ गए ना। चलो आगे चलते हैं। हाँ, हमारे इस निःशुल्क पाठशाला चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए, वो भी इसका लाभ ले सके, वो भी पढ़ाई कर सके, रिश्तेदारों को भेजिए, वो भी इस वीडियो को देखें और पढ़ें, अपनी अच्छी तैयारी करें। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे आता है, कह रहा है इसलिए इसके विकास में परिवहन और संचार साधन से संबंधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। कह रहा जो उत्पादन किया जा रहा है फसलों का, इसकी मार्केट बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, मार्केट होनी चाहिए इन फसलों को बेचने के लिए। और क्या कह रहा है, धंधे, कंपनियां, फैक्ट्रियां हों जहां इन वस्तुओं को पहुंचाया जा सके। दूसरी चीज़, सड़कें हों, संचार के माध्यम के साधन हो, यातायात साधन हो, मोटर गाड़ी वाहन हो, सड़क हो, परिवहन का विकास किया जाए। उन फसलों को जहाँ उत्पादन किया जा रहा है उन खेतों तक, उस क्षेत्रों तक सड़कें बनाई जानी चाहिए, है ना। मार्केट होनी चाहिए उनके आसपास क्षेत्रों में, है ना। उद्योग धंधे, कंपनियां, फैक्ट्रियाँ होनी चाहिए। हाँ, मोटर गाड़ी की व्यवस्था होनी चाहिए वस्तु को लाद कर वहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो ये सब सारी चीज़ों की व्यवस्था होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, इसके आगे कल हम पढ़ेंगे शस्य प्रारूप। ठीक है, तो आज पहला दिन है इसलिए हम आज इतना ही देखते हैं, फिर कल से थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको बस इतना करना है कि हमारे इस YouTube चैनल का विकास करना है, बढ़ाना है, लोगों तक पहुंचाना है। मैं अपने इस चैनल का नाम रखा हूँ निःशुल्क पाठशाला। आपको हमारे इस चैनल पर सभी क्लासें, जितनी भी क्लासें होगी, हर क्लास की वीडियो निःशुल्क मिलेगी, सभी विषय की, 1 रुपये नहीं लगेगा, फ्री में मैं पढ़ाऊँगा। इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम रखा निःशुल्क पाठशाला। मुझे पैसे नहीं चाहिए आपसे, बस आप हमारी वीडियो देखो, पढ़ो, अच्छी तैयारी करो, ताकि आपके पेपर में नंबर अच्छे आए। ठीक है ना, आपकी सफलता में मेरा भी थोड़ा सा सहयोग हो, बस मेरा ही कहना। तो आप हमारे इस निःशुल्क पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने यार दोस्त मित्र संगी रिश्तेदारों को भेजिए, ताकि वो भी हमारी इस वीडियो का लाभ ले सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, कल फिर से मिलेंगे इसी चैप्टर में, ये शस्य प्रारूप के आगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट।